Assalamu alaikum and welcome back to another tutorial on how to write a research paper. लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि रिसर्च पेपर को कैसे हमें सर्च करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड रिव्यू पेपर। तो उमर भाई बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुकेश भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च किस फील्ड से हम कर सकते हैं। हमने उसके बाद देखा था कि किस लेवल से रिसर्च स्टार्ट होती है और रिसर्च का इम्पैक्ट क्या है और रिसर्च क्यों ज़रूरी है। अगर हमने लास्ट टाइम यही तक बात की थी कि अगर आप एजुकेशन फील्ड तक रहना चाहते हैं तो आपको रिसर्च करनी ही पड़ती है। क्यों? एक तो उस पे हमने 3 फायदे देखे थे कि आपका नॉलेज इन्हांस होता है, आप अप टू डेट रहते हैं टेक्नोलॉजीज के साथ, और तीसरा आपकी डिग्री में ये आपको हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे हम टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्री रिकैप देखें, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकते हैं कि उनमें उसको ये पता चल जाएगा कि टॉपिक सिलेक्ट करना रिसर्च में जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है कि टॉपिक क्या सिलेक्ट करें। तो उसके बारे में हमने एक डिटेल वाइज इन्हांस वीडियो बना दी थी। तो अब हमने पेपर लिखना क्या है, हमारे पास अब रिसर्च में भी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज हमारे पास आ जाती है रिव्यू बेस और एक चीज हमारे पास आ जाती है रिसर्च बेस। तो सबसे पहले तो हम यही डिफरेंस बता देते हैं व्यूवर्स को कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिसर्च। तो अगर मैं रिव्यू पेपर की एग्जांपल दूं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर मैं एक मोबाइल परचेज करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले परस्यू करूंगा फी सेंटर, जो कि मोबाइल्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत अच्छी मार्केट है लाहौर में। मैंने मोबाइल लेना, मैं फी सेंटर पहुंच गया। फी सेंटर की 6 ब्लॉक्स हैं, मीन्स के 6 मंजिलें हैं उनकी। हर मंजिल पे डिफरेंट शॉप्स हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा मुझे मेरी मर्जी का फोन कहाँ से अच्छा मिलेगा? मैं क्या करूंगा, मैं तो घूमता फिरता रहूंगा। मुझे तो हर दुकान वाले ने कहना यार यहाँ पे आ जाओ, वहां पे आ जाओ। तो सेम लाइक जब हमने अपना टॉपिक एक चूज कर ली है रिसर्च के हवाले से, अब हमने रिव्यू पेपर लिखना है कि हम बता रहे हैं कि कौन सी अब टेक्नोलॉजी सबने एक ही यूज की है, कौन सी? मोबाइल परचेजिंग के हवाले से। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सब ने कहा कि हम एआई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं विच कंसिस्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से हर दुकान का डाटा उन्होंने एनालिसिस किया और बता दिया कि किस दुकान से आपको आपकी कॉस्ट का मोबाइल मिल रहा है विद योर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। तो यानी कि 6 ब्लॉक्स, 6 मंजिलों में अगर हम पर ब्लॉक भी 10-10 दुकानों का डाटा गैदर करें तो एंड रिजल्ट में जिस ब्लॉक की एक्यूरेसी हाई आ रही होगी, जिस ब्लॉक की द एक्यूरेसी हाई आ रही होगी, हम उसी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, रादर देन हम पूरे ब्लॉक्स की तरफ घूमते फिरते अपनी मर्जी का मोबाइल ढूंढते फिरते, या अगर पसंद आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो सेम लाइक रिव्यू पेपर में क्या होता है, हम अपनी मर्जी के टॉपिक के बाकी लोगों के रिजल्ट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं, रिजल्ट्स को हम लिखते हैं और एंड पे उनकी एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी हम लिख देते हैं कि इस बंदे ने इस टेक्नोलॉजी में इतने डाटा सेट के ऊपर काम किया। मतलब कि डाटा सेट के ऊपर काम करने से क्या मुराद होगा कि नंबर ऑफ डाटा। अगर एक क्लास की स्ट्रेंथ की बात करें कि अगर हमने क्लास में से बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट निकालना होता है, तो हम पूरी क्लास के एनालिसिस करते हैं कि किस स्टूडेंट की एवरेज में मार्किंग आ रही है, किस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स है, किस स्टूडेंट के लोएस्ट मार्क्स हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो सेम लाइक डाटा सेट में हमारे पास जितना भी डाटा होगा हम उसके ऊपर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का एल्गोरिथम रन करेंगे और उसके बाद हमारे पास उसके रिजल्ट, उसके उन पैरामीटर्स के रिजल्ट्स की, यानी पैरामीटर्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स थे वहां पे, यहाँ पे जितने भी हमारे पास शॉप्स होंगी वो हमारे पैरामीटर्स होंगे। तो उन पैरामीटर्स का हमें एंड रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन द एंड रिव्यू पेपर में हम कोई नोवेलिटी नहीं लेके आते। हमने क्या करना होता है, 15-20 ऑथर्स पकड़े, 15-20 ऑथर्स के रिजल्ट्स को हमने वहां पे हाईलाइट किया और वहां पे लिख दिया और एंड पे कंक्लूजन पार्ट में बता दिया कि इस ऑथर का रिजल्ट इतना एक्यूरेट है। अगर आपने रिसर्च बेस्ड पेपर में किसी पेपर को एज अ बेस पेपर लेना है तो आप इसके रिजल्ट को एज अ बेस पेपर ले सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट हाईली अचीवेबल है और अप टू डेट्स है। एक चीज ये होगी। अब दूसरी चीज मैं ये क्लियर अप करना चाहता हूँ कि रिव्यू पेपर के अंदर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जब हम एक रिव्यू पेपर लिखते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें डिफरेंशिएट आ जाती हैं। ठीक है।
जैसे कि रिव्यू पेपर में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आएगा सबसे पहले, दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन आएगा, तीसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास रिलेटेड वर्क आएगा, लिटरेचर रिव्यू रिलेटेड वर्क आ जाएगा। तो उसमें हमने क्या करना है कि जितने भी ऑथर्स ने काम किया हुआ है हम वो लिखेंगे। उसके नेक्स्ट पॉइंट में हम ये नहीं लिखेंगे कि अब जो हम प्रोपोज मेथोडोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम कौन सा पेपर लिख रहे हैं, हम रिव्यू पेपर लिख रहे हैं, तो रिव्यू पेपर में हम कभी भी प्रोपोज मेथोडोलॉजी की तरफ नहीं आएंगे, हम प्रीवियस वर्क्स के ही वर्क को एट द एंड क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिव्यू पेपर थोड़ा इम्पैक्टफुल हो, तो जितने आप ऑथर्स के पेपर्स को वहां पे रिलेटेड वर्क में आप लिख रहे हैं, साइट कर रहे हैं अपने पेपर में, एक प्यारा सा ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने के बाद आप उन सब पेपर्स को बता दें कि इस ऑथर का ये रिजल्ट था, ठीक है, और इतनी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी थी जो मेरे पेपर में साइट हुई भी है। और एट द एंड कंक्लूजन पार्ट में हम उसमें बता देते हैं कि जी इस ऑथर का रिजल्ट हाईली अचीवेबल था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो हमारी डिटेल आ गई थी, ये थी रिव्यू पेपर। तो अभी हमने कम्प्लीटली रिव्यू पेपर नहीं देखा, क्योंकि हम रिव्यू पेपर को सबसे एंड पे लेके चलते हैं। हमारा मेनली टारगेट है रिसर्च पेपर, क्योंकि रिसर्च पेपर का इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू रिव्यू पेपर ज्यादा अच्छा होता है, और रिसर्च पेपर ही हमारा थीसिस के अंदर काउंट होता है। थीसिस में कभी भी रिव्यू पेपर काउंट नहीं होता, आपकी रिसर्च के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए रिव्यू पेपर काउंट होता है। लेकिन अगर आपकी नोवेलिटी अगर आप कोई लेके आ रहे हैं जिसको आप एज अ थीसिस गेट कर रहे हैं, तो आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। तो अभी जो रिव्यू पेपर के हवाले से मैंने कुछ चीजें बताई हैं, उनसे रिलेटेड मैं कुछ आपसे डिस्कस दिखा भी देता हूँ कि मैं जो मैंने कहा है कि हम किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को उसमें डिटेल में ले चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए। तो ये देख रहे हैं कि जब भी आपने कोई पेपर लिखना होता तो आपका डेस्कटॉप या इस तरह की चीजें तो हर सूरत में भरी की भरी ही पड़ी रहेंगी। इससे कम तो काम हो ही नहीं ना सकता कि आप कहें कि आपने पास पेपर लिखना है तो आपका कुछ भी ना हो। तो अब हम यहाँ पे, मैं पेपर सिलेक्ट कर लूँ, देखूँ कि मैंने वो पेपर कहाँ रखा हुआ है। तो आई थिंक सो कि वो यहाँ पे होना चाहिए था, ये रहा। अब देखिए मैंने इसका नाम भी बेस पेपर रखा था, क्यों? क्योंकि जब भी आप पहली बार कोई पेपर लिखते हैं तो आपने कुछ बेस पेपर रखने होते हैं। बेस पेपर से मुराद ये नहीं है कि आपने एज इट इज उसी को लिख देना, यानी कि आप देखते हैं कि उसने पेपर लिखा किस तरीके से है। तो मैंने अभी जितनी भी बात की मैंने इसी तरीके से लिखी है। हमारे पास सबसे पहले देख लें, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। तो ये रिव्यू पेपर में सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन के बाद देखें कि नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या डिस्कस किया हुआ हमारे साथ, रिजल्ट एंड डिस्कशंस। अब रिजल्ट एंड डिस्कशन में उसने प्रीवियस पेपर्स जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने जिन्होंने काम किया हुआ है, अब अगर यहाँ पे देखना है तो ये यहाँ से स्टार्ट उन्होंने कर दिया कि ये एक ऑथर है, उसने इतना डाटा सैंपल कलेक्ट किया और उसको एसएन और एसपी उसकी 100% थी, सीएनएन मॉडल के साथ, केएनएन मॉडल के साथ। अब उन्होंने मॉडल्स के बारे में भी बताया था। तो ये कि किस तरीके से डाटा ट्रेन हो रहा है। अब यहाँ से अब जितना भी मैं चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ बेस पेपर के अंदर से, ये सब के सब किसी ना किसी ऑथर की रिसर्च है, उसकी ऑथर्स की रिसर्च और उस ऑथर की रिसर्च का रिजल्ट। अब यहाँ से देखें कि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इस ऑथर ने RSN नेट 50 का यूटिलाइज किया था टूल, और ओवरऑल एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी उसको कितनी अचीव होगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उसकी लिमिटेशन भी क्या थी। आप हमेशा ये नहीं बताते रिसर्च पेपर में कि रिव्यू रिसर्च पेपर में या रिव्यू पेपर में बहुत कंडीशन में आ जाता है कि उसका रिजल्ट क्या अचीव हुआ। आप ये भी बताते हैं कि ये इसका प्लस पॉइंट था, ये इसकी लिमिटेशन थी। अगर आप इस बेस पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए था इसकी लिमिटेशन ये है और इसका प्लस पॉइंट ये है, ताकि आपको जब आपके रिजल्ट्स आए तो वो इनसे हाईली एक्यूरेट है। अब यहाँ पे कई लोग ये भी देखने के बाद वीडियो कहेंगे कि यहाँ पे जो ओवरऑल इनका रिजल्ट आ रहा है वो 95.9 आ रहा है, क्या हमारा रिजल्ट 99 आएगा? तो आपका रिजल्ट 99 आ सकता है। इट डिपेंड अपॉन योर मॉडल। अब KNN है, CNN है, ANN है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में डिफरेंट मॉडल्स हैं।
हर मॉडल हर एक मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के साथ डिफरेंट रिजल्ट हमारे सामने लेके आता है, तो हमने उस चीज को माइंड में रखना होता है। अब उसके बाद जिस टेबल की मैं बात कर रहा था आपसे, अब यहाँ पे देखें कि इन्होंने क्या किया है कि जितने भी पेपर यहाँ पे साइट हुए हुए हैं, उन्होंने उन सब ऑथर्स के नेम कि हमारी स्टडी में ये सारे ऑथर शामिल हैं, ये सारे ऑथर शामिल होने के बाद किस किस ईयर में उन ऑथर ने रिसर्च की, उसके बाद कौन सा मोडेलिटी उन्होंने यूटिलाइज की, उसके बाद हमारे कौन से मॉडल्स वगैरह लगे, और उसके बाद किस टूल के ऊपर उन्होंने काम किया। ये देखें, मैटलैब है, विका है, सेवरल है, एनएलपी है। तो ये हमारे पास टूल्स हैं। जिस तरह अगर हम डेवलपमेंट साइड की बात करें तो हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए वर्डप्रेस भी आ जाता है, नोटपैड प्लस प्लस भी आ जाता है, एंड्रॉइड के डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो आ जाता है, रिएक्ट के लिए भी हमारे पास लिनक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती है, नेटवर्किंग के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर आ जाता है। तो सेम लाइक जो हम मॉडल्स यूटिलाइज करते हैं, उन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। तो जिसको हम फीचर एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने ये मॉडल्स अपने ट्रेन किए हैं, और उसके बाद ये उन मॉडल्स के जो मेथड्स हैं, और इनके बाद अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि उन्होंने कितने डाटा के ऊपर वर्किंग की हुई है, ट्रेनिंग डाटा सेट्स, यानी कि कितना डाटा सेट्स हमारे पास अवेलेबल था, हमने ट्रेनिंग की, और उसके बाद हमारी बेस्ट एक्यूरेसी और बेस्ट सेंसिटिविटी हमारे पास इन द एंड रिजल्ट हमारे पास ये उन्होंने हमें दिखा दिए यहाँ पे। तो ये चीज आपके पेपर में क्या रोल प्ले करती है इन अ रिव्यू पेपर, कि आपके रीडर को ये क्लियर कर देती है कि आपने अपने पेपर के अंदर क्या चीज लिखी है, और लिखने के बाद आप अपने रिव्यूअर को क्या बताना चाह रहे हैं। और इन द एंड, सबसे एंड में क्या चीज आ जाती है, फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में भी उन्होंने बता दिया, और कंक्लूजन के बारे में भी बता दिया है। कंक्लूजन में उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ कि मशीन लर्निंग से जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं, वो हमारे पास जो है वो ज्यादा रिलेटिवली एक्यूरेट आए हैं एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग। चेंज भी हो सकते हैं, हर बंदे पे डिपेंड करता है कि जो से ऑथर्स का उसने डाटा अपने पेपर में साइट किया हुआ है, यानी जिस ऑथर की रिसर्च को उसने अपने पेपर में साइट किया हुआ है, उनके रिजल्ट्स को माइंड में रखते हुए, उनकी एक्यूरेसी को माइंड में रखते हुए, कि जिसका हम कह देते हैं कि तराजू भारी है, यानी हमारे पास दो तराजू है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। रिजल्ट्स के बिहाफ पे देखा कि जिस साइड का तराजू भारी जा रहा है, हम कंक्लूजन में उसी की तारीफ करेंगे। अब जिस तरह क्लास में एक पंचुएट बच्चा है और एक ओबीडियंट बच्चा है, तो टीचर हमेशा अगर ओबीडियंट बच्चा एक दिन भी छुट्टी कर लेता है, तो उसकी बजाय किसकी, पंचुएट बच्चे की वाह वाह हो जाएगी। अगर ओबीडियंट बच्चा जो है वो टेस्ट में फेल हो जाता है, तो पंचुएट बच्चे की वाह वाह हो जाएगी। तो ये सेम लाइक तराजू है कि जिसका रिजल्ट हाईली जा रहा है, कंक्लूजन में भी उसी का तराजू ऊपर की तरफ होगा। तो ये रिव्यू पेपर था। अभी रिव्यू पेपर सिर्फ और सिर्फ इनका डिफरेंस बताने की अभी बात हो रही है, लिखने लिखाने की अभी हमने कोई भी बात नहीं की। अब हम आ जाते हैं बैक ऑन ट्रैक हमारे रिसर्च पेपर की तरफ। तो रिसर्च पेपर में हमारे सबसे पहली जो चीज आती है वो सेम लाइक हमारे पास आती है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैं अपना लाइव पेपर आप लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ, ताकि रियल टाइम पे जो भी आप लोगों के सवालात हों, हम उस चीज को फेस टू फेस लेके चले। तो ये एक मेरा रिसर्च पेपर है जिसके ऊपर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ये मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर है, ठीक है। इन्हीं की बदौलत मैंने अभी तक जितना पेपर लिखा है मैंने लिख पाया हूँ, और अभी भी इसमें मॉडिफिकेशन जारी है। यानी कि इंसान कभी भी एक चीज़ एक्यूरेटली नहीं लिख सकता, हमेशा एक मेंटर उसके साथ होना चाहिए जो कि उसको सही गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर, आप हमारी हेल्प करते रहते हैं, हमारी सलाह करते रहते हैं, ताकि हम सही काम करते रहें। तो अब रिसर्च रिव्यू पेपर के बाद हम आते हैं रिसर्च पेपर की तरफ, ठीक है। तो अभी ये रिसर्च पेपर आपको शो हो रहा है, तो मैं इस रिसर्च पेपर के अगेंस्ट मेरे जितने भी बेस पेपर्स हैं, मैं सेकंड सेमेस्टर में, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो ये मेरे सारे के सारे क्या आगे मेरे इस पेपर से रिलेटेड बेस पेपर्स और साइटेड पेपर्स जिनको मैंने साइट किए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसी पेपर के अंदर नोवेलिटी लेके आने की नीयत से ये पेपर टॉपिक को चूज किया था, ठीक है।
कि मैं ये असल में इस पेपर के मुतालिक ये था कि आईओटी बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर डिजीज डिटेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि मैं डिजीज डिटेक्शन की तरफ मेरा माइंड ज़्यादा परस्यू करता है, क्योंकि आई एम आल्सो अ डायबिटिक पेशेंट, सीलिक डिजीज पेशेंट एज वेल। तो डिजीज की डिटेक्शन के ऊपर वर्किंग करने में मुझे खासा, कह देते हैं, एक माइंडसेट मेरा बना हुआ है कि डिजीज के बारे में कुछ पता है तो अगर किसी डिजीज के बारे में पता तो बंदा फ्रीडमली लिख सकता है। तो अब ये हमारा पेपर था, अब हमने लिखना शुरू करना है। तो जब भी हमने एक चीज लिखनी शुरू करनी है तो सबसे पहले चीज हमारे पास आ जाती है रिसर्च पेपर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक वो मरकजी ख्याल है जो पूरी कहानी का एंड रिजल्ट बयान करता है। बाज टीचर्स कहते हैं, बाज मेंटर्स कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट हमें लिखना चाहिए रिसर्च के एंड पे, बाज टीचर कहते हैं रिसर्च के स्टार्ट में। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमारे सुपरवाइजर ने कहा कि आपने एब्स्ट्रैक्ट को स्टार्टिंग में लिखना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप एंड पे भी लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में लिखने का मकसद ये है हमारे पास कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, किन चीजों तक कंपोज होता है और एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम जो है एब्स्ट्रैक्ट 800 वर्ड्स का होना चाहिए एक अच्छे पेपर को एक अच्छे जर्नल के अंदर पेपर को परस्यू करने के लिए, ठीक है। तो मेरा 255 टू 300 है। 300 से लेके एक एब्स्ट्रैक्ट जो है 300 से लेके 800 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो जाए बेहतर है, लेकिन इससे नॉट मोर देन 800 वर्ड्स, ठीक। तो अब एब्स्ट्रैक्ट में होता क्या है, सबसे पहला पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो अपना एब्स्ट्रैक्ट मैंने लिखा हुआ है, अब मैं इस एब्स्ट्रैक्ट को 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं, अब ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आपने एक चीज नोटिफाई की है कि एब्स्ट्रैक्ट का मिनिमम जो साइज है ना वो 4 to 5 लाइन्स है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। अब मैं बताता हूँ मेरे इन 3 पार्ट्स में मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है, और मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ के लिखा है। सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है एब्स्ट्रैक्ट का वो होता है आप किस चीज के ऊपर मिलके अपना पेपर लिख रहे हैं। अब जैसे कि मेरा पेपर किसके साथ है, अ क्लाउड बेस्ड इंटेलिजेंस डिसीजन सिस्टम यूजिंग आईओटी, यानी मैं किस टूल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट में अपनी उस टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा, बता इंटरनेट ऑफ थिंग हैज बीन प्रोग्रेसिवली इंपॉर्टेंट इन एन वैरायटी ऑफ एरियाज, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिस जिस फील्ड जिस जिस एरिया को टच कर रहा है और उसकी नमरस ग्रोथ है और जहाँ पे उसका इम्पैक्ट जो है वो हाईली है, मैंने उन्हीं चीजों के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा वही वर्किंग सारी आएगी कि मैं जिस टूल को लेके चल रहा हूँ या जिस टेक्नोलॉजी को लेके चल रहा हूँ मैंने उसके बारे में बताना है कि उसका कितना इम्पैक्ट हो चुका है, वो किस किस फील्ड में काम कर रही है और क्या चीज वो कर रही है। अब सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट में मेरी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब मेरी प्रॉब्लम मेरे टॉपिक से क्या है, अ क्लाउड बेस्ड इंटेलिजेंट डिसीजन सिस्टम। क्लाउड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमने अपने डाटा को स्टोरेज के हवाले से देखना हो कि हमारे पास डाटा बहुत लार्ज है और हमारे पास फिजिकली स्टोरेज में जगह नहीं है, तो हम उसको क्लाउड की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेम लाइक सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या लिखना होता है, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बताना होता है। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी खासी नजर आ रही है हमें, लेकिन थ्रू द पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट आपका 5 लाइंस का पैराग्राफ होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मैं जिस चीज को टच कर रहा हूँ वो फोक कंप्यूटिंग थी, क्लाउड कंप्यूटिंग की ही टाइप थी। अब फोक कंप्यूटिंग से आगे भी एक टेक्नोलॉजी हमारी आने वाले वक्तों में आएगी, लेकिन अभी उसके बारे में उसके ऊपर रिसर्च वर्क चल रहा है, लेकिन मैं उसको टारगेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो आईओटी के ऊपर था। तो इसलिए मैंने आईओटी के साथ फोक चल रही थी तो मैंने फोक के साथ काम करना स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फोर्ड कंप्यूटर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एज द वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय आईओटी डिवाइसेस ग्रोथ। मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि जो एंड रिजल्ट है, जो डाटा जनरेट होके आ रहा है वो हमारा ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ क्या हो रहे हैं, स्विच अप हो रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम को सेकंड पैराग्राफ में एब्स्ट्रैक्ट में क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है।
थर्ड और लास्ट पैराग्राफ, उसमें क्या आता है हमारा कि हमने जो हमारी हमारी टूल क्या था, हमारा आईओटी, हम आईओटी को लेके चल रहे थे। हमारी टारगेटेड प्रॉब्लम क्या थी, रैपिडली इंक्रीजिंग ऑफ डाटा, जो स्टोरेज के हवाले से था। अब हमने उन दोनों को यूज कैसे करना है, अब हमने डिसीजन देना था डिजीज डिटेक्शन का, ठीक है। तो उसमें हमने लास्ट में लिख दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्रेमवर्क यूटिलाइज कर रहे हैं। वो फ्रेमवर्क क्या करेगा कि जितना एंड रिजल्ट हमारे डाटा का आ रहा है, उसमें से जो डाटा हमारे मकसद का होगा उसको स्टोर करवा देगा, जो डाटा हमारे मकसद का नहीं होगा स्टोर उसको भी करवाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसको मजीद स्प्लिट अप कर देंगे। ये नोवेलिटी मैं इस पेपर के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। इन शॉर्ट अगर ये कंप्लीट हुआ तो आई विल डेफिनेटली पुट इट टू अ वेल साइटेड जर्नल के, ताकि ये पब्लिश हो जाए। और अगर ये किसी जर्नल में सिलेक्ट हो गया तो मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह ये पेपर आप लोगों के साथ दोबारा जरूर शेयर करूंगा। मजीद आगे भी वीडियोस में शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे इसके अंदर वर्किंग होती जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि जो फ्रेमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है, वो हमें असिस्ट करेगा कि बाद में आने वाले यूजर्स को, कि अगर जो डाटा सेट हम यूज कर रहे थे उसका रिजल्ट जो था, जो हमारे मकसद का था, वो भी स्टोर है, जो सिर्फ डिटेक्शन के अंदर यूटिलाइज हुआ वो भी इसी के अंदर स्टोर हो रहा है। यानी कि हमारा सेंसर से, यानी कि आईओटी डिवाइसेस से भी काम हो गया, हमारा क्लाउड की डिवाइसेस से भी काम हो गया, रिजल्ट से हमने डिटेक्शन को अप्रूवल भी करवा दिया। तो ये 3 पैराग्राफ होते हैं हमेशा किसी भी किस्म के एब्स्ट्रैक्ट को लिखने के लिए। और अब अगर बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो एक लिखा लिखाया एब्स्ट्रैक्ट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब देखें कि यहाँ पे एक पेपर ये है मेरे पास, ये मेरे दूसरे पेपर थे, मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिए आपके सामने 5 डिफरेंट पेपर्स। एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, पेपर हमेशा आपने किसके थ्रू निकालना है, आप जिस चीज के ऊपर काम करें। आप देखें मैं फोक कंप्यूटिंग और ओपन स्टैक, फोक कंप्यूटिंग और आईओटी, तो इन्हीं इन्हीं से रिलेटेड मैंने ये क्यूरी से पेपर अपने क्या किए हुए, सिलेक्ट किए हुए, इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, पैराडिज्म ऑन आईओटी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इन तीनों के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब मैंने इन तीनों के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू किया। अब मैंने अपने माइंड में 3 पैराग्राफ बना लिए, ठीक है। पहला पैराग्राफ मैंने 5 लाइनों का आईओटी के बारे में लिखना है। अब यहाँ से देखें कि आईओटी इज एनेबल टेक्नोलॉजी टू रियलाइज द विजन ऑफ फुली कनेक्टेड वर्ल्ड टू आवर डिवाइसेस टू डिलीवर सर्विस लाइक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड मैट्रिक्स। मैंने इसको पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने अगली चीज जो पढ़ी, तो अब अगला पेपर मैंने ओपन किया, उसके अंदर फिर अब मैंने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल विजुअलाइजेशन। अब मैंने क्या करना है, इन सब को पढ़ना है। पढ़ने के बाद मैंने इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए एक पैराग्राफ बनाना है। अल्थोड़ हम सोचते हैं कि हम पहली बार लिख रहे हैं, हमसे नहीं लिखा जाएगा। फर्स्ट टाइम किसी से भी कोई चीज एक्यूरेट नहीं लिखी जाती। हमारी फर्स्ट एवर असाइनमेंट जब हमने सबमिट करवाई थी तो हमें भी पता, हमने उसको 2 बार लिखा था। तो बात ये है दो कि बार नीट करके लिखा था। हाँ, नीट करके हमने उसको उससे हमने अलावा तो करना बहुत दफा लिखा। सर। इसी तरह मैं आप अभी व्यूवर्स को ये भी दिखाऊंगा कि जब हम सबमिट करवाते हैं तो हमारी बैंड कैसे बजती है। हमारे सुपरवाइजर हमें बताते कैसे हैं, बताते हैं थोड़ा, वो बहुत नाइस वे से हमें ट्रीट करते हैं, लेकिन वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। अब देखिए कि मैंने तीनों के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ने के बाद मेरा पाथ एक माइंड क्लियर हो गया कि मैंने क्या लिखना है। कि सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईओटी की ग्रोथ इस लिहाज से इम्पैक्ट है, क्यों, क्योंकि उसके डाटा की जो सेंसर्स का जो डाटा है, ठीक है, और वो डाटा की जो स्टोरेज आ रही है वो हमारे पास किस लिहाज से आ रही है। अगर मैं उसी चीज को दिखाऊं तो ये पेपर में मैंने यहाँ तक हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से अब ये 2 चीजें हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। इन्हीं को मर्ज करना है। लिखने के हवाले से एक चीज बड़ी क्लियर है कि आपने क्या करना है कि आपने कभी भी 3 चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। 3 चीजें आपकी, आपकी रिसर्च की और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की दुश्मन बन जाती है यहाँ पे। सबसे पहले स्पिन बोट, स्पिन टेक्स्ट, और तीसरे नंबर पे आप कह देते हैं कि जी आप निकल जाएंगे कोई भी 2 नंबर प्लेगरिज्म टूल डिटेक्शन से।
इसकी बजाय मैं आप लोगों से, अगर स्क्रीन कोई भी शेयर है तो मैं दिक्कत है। आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग अगर सिनोनिम्स की तरफ आए। सिनोनिम्स का क्या इस्तेमाल होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने रीराइट करनी होती है हर चीज। अव्वल तो अगर आपकी इंग्लिश वेल एंड गुड है तो आपको तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने रीड करना है और उस चीज को अपनी वर्डिंग में लिख देना है। अगर यहाँ पे एग्जांपल हम पुट करें, आई वाज हिट बाय अ कार इज गोइंग टू बी हिट मी, तो यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हमने खुद से डेवलप करना होता है। दोनों सूरतों में होगा क्या, कार ने टकराना ही है ना मेरे से, अब वो मेरी मर्जी है मैं उसको कैसे लिखता हूँ। दूसरे नंबर पे अगर आपको लगता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपसे सही नहीं बन रहा या उसमें आपको मिस्टेक लग रही है, तो उस सूरत में आप दूसरा अपना दोस्त बनाए ग्रामरली, वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल, जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को क्या कर देती है, अच्छा कर देती है। कभी भी आपने स्पिन बोट और इस तरह की चीजों के पीछे नहीं पड़ना। तो अगर आप इन चीजों में पढ़ेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। अब यहाँ से देख लें, मैंने जो पेपर लिखे हुए हैं मैं हमेशा इन्हीं से चेक करता हूँ। इवन आई हैव अ प्लग इन ऑन माई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज वेल, ये ओपन ग्रामरली। तो इन्हीं चीजों को हमने माइंड में रख के क्या करना होता है, अपना सारा का सारा काम यूटिलाइज करना होता है। तो आई होप के एब्स्ट्रैक्ट के बारे में तो पता चल गया होगा। ठीक, अब एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो अगली चीज आती है वो इंट्रोडक्शन आती है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना होता है कि इंट्रोडक्शन कभी भी हम सिर्फ और सिर्फ पेपर से नहीं ले सकते। इंट्रोडक्शन हम कहीं से भी ले सकते हैं। अब यहां से देखें, ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ, मैंने लिख दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं इंटरनेट बेस से भी या विकीपीडिया से भी उस चीज को क्या कर सकता हूँ, अपने पेपर में लिख सकता हूँ। लिखने का तरीका वही है, आपने पकड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, तो आपने क्या करना है कि पैराग्राफ अपने मतलब का उठाना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मतलब का पैराग्राफ आया, कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखने का सिंपल सा रूल है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पहला पैराग्राफ जो होता है ना, वो आप बताते हैं कि आपका पेपर है किसके हवाले से। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़े, हमारा सब्जेक्ट है एडवांस क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमारे सर ने जो हमारी मेंटरिंग कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 2 पैराग्राफ आएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूट, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग कब इंट्रोड्यूस हुई और क्लाउड कंप्यूटिंग ने किस लिहाज से अपनी ग्रोथ इंक्रीज की। तो अब यहाँ पे अर्ली 90s से मैंने जिक्र किया है कि सबसे पहले क्लाउड का जिक्र अर्ली 90s में हुआ था जब मेन फ्रेम कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये मुझे कहीं और से मिले या ना मिले, तो ये चीज मुझे यहाँ से विकीपीडिया से भी मिल जाती है। और सेम उसके बाद हमने रैपिडली इंक्रीजिंग, यानी कि सबसे पहले अर्ली 90s था, फिर 1959 था, फिर 1970 था। ये एक पैराग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि 90s के बाद का अब क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ तक पहुंच गया। तो यानी पहले पैराग्राफ में हमेशा इंट्रोडक्शन में उसकी हिस्ट्री आएगी। और कोशिश करनी है कि अगर आपने इंटरनेट सोर्स नहीं इस्तेमाल करना, यानी कि आप अगर इस इंटरनेट सोर्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, रिसर्च पेपर को पकड़ेंगे और रिसर्च पेपर में से ही चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे। आपने चीजों को पढ़ना है। आपने अगर एक पैराग्राफ पढ़ ली है, ठीक है, तो अब आप उस पैराग्राफ को एज इट इज जो उस जगह पे लिखा हुआ सेम वो नहीं लिखेंगे, आप उसको अपनी वर्डिंग में बयान करेंगे। जब आप खुद से एक चीज लिखते हैं, जिस तरह हम 9-10 की बात करें, तो हमें एक बोर्ड के एग्जाम में एक ऐसे लिखने के लिए आता था 350 to 500 वर्ड्स का। तो हम उसमें अपनी इंग्लिश में उस पैराग्राफ को खींच खींच के लंबा करके 700 वर्ड्स तक ले जाते थे। तो सेम लाइक हमने पढ़ना है, अपनी वर्डिंग में लिखना है। अब आप लोगों में के माइंड में भी आता, मेरे माइंड में भी आया था, यार लिख तो लेंगे लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो ठीक है। उसके लिए आपके मेंटर जो कि आपका पेपर प्रूफ रीड करते हैं, आपका पेपर प्रूफ रीड करने के बाद आपकी गलतियों के बारे में बताते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करें ताकि आपके मेंटर को आपके ऊपर ज्यादा काम तवज्जो ना देनी पड़े या सलाह ना करनी पड़े, आपको हमने बताया ग्रामरली।
उसी पैराग्राफ को ग्रामरली पे फेंके, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी वो बता देगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में भी बता देगा, और आपके पैराग्राफ में वो जो भी चीजें ऐड अप होने वाली होंगी उनके बारे में भी बता देगा। अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूं, अगर मैं ओपनली स्टार्ट करता हूँ ग्रामरली, तो ये देखें अल्थोड इस जगह पे अभी ग्रामरली का इतना मेरे हिसाब से तो वर्किंग नहीं आएगी, लेकिन स्टिल अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो वो ऑटोमेटिकली चेक होके हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी चूंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इशू नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अपनी तरफ से लिख दूं, ठीक, अब वो दोबारा चेकिंग में चला गया, अभी भी उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं मुझे शो किया, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके मुताबिक अभी भी गलत नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है या कोई इस तरह की चीज आ जाती है, आप देखिए यहाँ पे एक आ गया कि हुई, उसने कहा कि आपके वी का डब्ल्यू और इससे पहले स्पेस नहीं है। हाँ, तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक जो आपको ग्रामरली क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। तो यानी कि लिखने के हवाले से यही एक चीज है कि आपने पढ़ना है और उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, और ये कभी भी नहीं सोचना है जो आप लिख रहे हैं यार वो मैं ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, उसके लिए आपके मेंटर आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अल्थोड इस जगह पे अभी ग्रामरली का इतना मेरे हिसाब से तो वर्किंग नहीं आएगी, लेकिन स्टिल अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो वो ऑटोमेटिकली चेक होके हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी चूंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इशू नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अपनी तरफ से लिख दूं, ठीक, अब वो दोबारा चेकिंग में चला गया, अभी भी उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं मुझे शो किया, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके मुताबिक अभी भी गलत नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है या कोई इस तरह की चीज आ जाती है, आप देखिए यहाँ पे एक आ गया कि हुई, उसने कहा कि आपके वी का डब्ल्यू और इससे पहले स्पेस नहीं है। हाँ, तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक जो आपको ग्रामरली क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। तो यानी कि लिखने के हवाले से यही एक चीज है कि आपने पढ़ना है और उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, और ये कभी भी नहीं सोचना है जो आप लिख रहे हैं यार वो मैं ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, उसके लिए आपके मेंटर आपकी हेल्प जरूर करेंगे। हमारे मेंटर हमारी हेल्प करते हैं, हमारे डॉक्टर हैं, वो हर वीकेंड हमारी जो क्लास होती है उस क्लास के एंड वाले पार्ट में हम सब स्टूडेंट्स के पेपर्स को पढ़ते हैं, फिर हमें गाइड करते हैं और हमें आगे वर्क भी देते हैं, यानी कि उन्होंने हमें एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वर्किंग इन्वायरमेंट की तरफ रखा हुआ है। अब इंट्रोडक्शन के पहले पैराग्राफ में तो हमने बता दिया कि हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में क्या आ जाएगी, हमारी जो अप्रोच आ जाएगी। क्योंकि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री क्या थी, अब उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ आ गए कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। मैंने पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया 2 पैराग्राफ। अब एक चीज यहाँ पे भी माइंड में रखनी है कि एक पैराग्राफ मिनिमम 4 से 5 लाइनों का होना चाहिए, 4 लाइनों से कम का पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ कंसीड नहीं होता। अल्थोड चल जाता है, लेकिन रिव्यूअर जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट एक अच्छा क्रिएट नहीं होता। तो लीस्ट जो है वो 4 लाइंस आपके एक पैराग्राफ की होनी चाहिए। अब उसके बाद जितने पैराग्राफ जितने मर्जी बना लें आप पे डिपेंड करता है, एक ही पैराग्राफ को 15-20 लाइनों का लिख ले आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसकी बजाय अगर आप उसको सब पैराग्राफ में डिवाइड कर देंगे वो ज्यादा इजी है। अब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हमने बताना कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज मॉडल होते हैं, उसके डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं, तो मैंने फिर उसके बारे में भी डिटेल में बताया कि ये क्लाउड के सर्विसेज मॉडल है, सास पास आस। फिर उसके बाद हमने बताया हुआ कि जी अब डायग्राम्स की बात भी आ जाती है, तो डायग्राम्स के ऊपर भी हम एक अलग से आपको सेशन में बताएंगे कि कॉपी पेस्ट डायग्राम की बजाय आप खुद डायग्राम कैसे बना सकते हैं और आपकी डायग्राम प्लेगरिज्म में कैसे नहीं आती। तो प्लेगरिज्म क्या होता है, जब आप एक पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपके ऊपर एक परेशानी आती है कि मेरा पेपर कितने प्लेगरिज्म पे है, यानी कि कितना कॉपी पेस्ट मटेरियल है। तो जब आप लिखना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद एक अलग वीडियो में हम आपको प्लेगरिज्म के बारे में भी बताएंगे, हाउ टू रिमूव प्लेगरिज्म के बारे में भी बताएंगे और डायग्राम्स के बारे में भी बताएंगे। तो ये देखेंगे अब ऊपर सास पास आज जो भी हमने पैराग्राफ वाइज उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हमने उसकी एक पिक्चर भी बना दी है।
कि उस पिक्चर में हम बता रहे हैं कि साउथ के क्लाउड के कंप्यूटिंग सर्विसेज जो मॉडल हैं वो कौन कौन से हैं। सेम सर्विसेज मॉडल के पास हमारे सर ने हमें कहा था कि आपने डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में भी बताना है, तो हमने डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में भी बताया। अब ये डिप्लॉयमेंट मॉडल की डेफिनेशन नेट पे लातादात मिल जाएंगी आपको, अभी इसी विकिपीडिया से भी आपको मिल जाएंगी। अब ये देख रहे हैं कम्युनिटी क्लाउड, मल्टी क्लाउड, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड, क्लाउड कम्युनिटी, हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट, ये देखें डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो आपको हर चीज हर जगह से मिल जाती है, पेपर से पढ़ना चाहे, वेब से पढ़ना चाहे, आप पढ़ सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कहाँ तक लेके चल सकते हैं। हमारे सर ने हमें खुली इजाजत दी थी, उन्होंने कहा था आप कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपने उसको पढ़ना है पहले, फिर उसको अपने समराइज करना है, समराइज करने के बाद अपनी वर्डिंग में लिखना है, ताकि आप कम से कम प्लेगरिज्म में अपनी वर्डिंग में उस चीज को एक्सप्लेन कर सकें। तो उसके बाद सेम अब हमने जितनी भी डिप्लॉयमेंट मॉडल और सर्विसेज मॉडल बताए, अब हमने उनकी डायग्राम को भी बता दिए। फिर उसके बाद अब हमारा टॉपिक आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। क्लाउड के बाद हम किसको लेके जा रहे हैं, फॉग कंप्यूटिंग को, क्योंकि हमने फॉग कंप्यूटिंग के ऊपर स्टोरेज के हवाले से बात करनी है। तो फिर हमने फॉग कंप्यूटिंग के बारे में बताया एक पैराग्राफ में। फिर उसके बाद हमने फॉग कंप्यूटिंग की भी एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम्स आपके पेपर में इम्पैक्ट प्ले करती हैं कि रिव्यूअर को पता होता है कि इसने जो चीज लिखी है और उसी चीज को उसने इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम हमें बता भी दी है। जो चीज आप लिखें आप उसको कोशिश करें डायग्राम की फॉर्म में, जब आप लिखते हैं तो आपके व्यूअर को पता चल जाता है, जब वो रीड करता है, रीड करने के बाद डायग्राम देखने के बाद उसको हर चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ यार ये चीज इसने सेम वही लिखी हुई है जो उसने इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम हमें बताई हुई है। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन आता है कि इंट्रोडक्शन में हम तीन चीजें करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है कि हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री के बाद हम बता देते हैं इंट्रोडक्शन में कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट क्लाउड था, हमने क्लाउड के बारे में बताया। फिर क्लाउड के अंदर आने वाले उसके सर्विसेज मॉडल्स भी आगे, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी आगे। उसके बाद हम आगे फॉग कंप्यूटिंग की तरफ, जहां पे हमारी सारी स्टोरेज कैपेसिटी आनी थी। अब अगला पार्ट आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। अब यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज होती है रिसर्च पेपर के हवाले से। अब रिव्यू पेपर में हमने बात की थी कि रिव्यू पेपर में हम डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। हम इसको लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं, प्रीवियस वर्क भी कह सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियस वर्क की बात करें तो जो चीज हम रिव्यू पेपर में डिस्कशन के अंदर करते थे, डिस्कशन के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अभी मुझे दोबारा मैं वो वाला पेपर आपके सामने ओपन कर देता हूँ ताकि हर चीज का जब हमारे पास प्रूफ हो तो हम उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं वो पेपर ओपन करता हूँ जो कि मैंने खुद लिखा है। ये नहीं, इट वाज नॉट माइन। अब मैं यहाँ पे यस, अब ये देखिए ये पेपर मैंने सबसे पहला पेपर जो मेरा लिखा था, मैंने रिव्यू पेपर लिखा था। तो अब साथ ही ग्रामरली मिस्टेक चेक करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया, अभी बहुत सी मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो मैं आप ग्रामरली के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो मैं यही मिस्टेक्स आपके साथ साथ वो करता जाता हूँ। अब देखें ग्लोब, उसके बाद उसने कहा कि आपके मेथड्स के जो स्पेलिंग है वो ये होने चाहिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑन नहीं आना चाहिए था। तो इस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब कर रही है तो ग्रामरली उसमें आपको हेल्प कर देता है। अब ये देखिए आपने करना कुछ नहीं होता, लिखने के बाद आपने सब ग्रामरली पे छोड़ देना होता है। ग्रामरली आपके ऊपर क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली उस चीज को आपके लिए सेट कर देगा। अभी फिल वक्त हम इसको बंद कर देते हैं। अब ये देखिए इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा हुआ था,
एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो इस फॉर्म में हमारे पास आई थी, फिर उसके बाद इन रिसेंट टाइम उसमें ये आ गई, फिर उसके बाद मैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरफ गया, और देन उसके बाद मैंने बताया कि जो मेरी डिजीज़ थी, फिर उसके बाद मैंने उसकी डिजीज़ की डिटेक्शन के लिए जो ब्लड सैंपलिंग की रिपोर्ट थी मैंने उसके बारे में भी बताया। अब ब्लड सैंपलिंग की रिपोर्ट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सीलिक डिजीज है इम्यून वेयर पीपल कैन नॉट इन ग्लूटेन फ्री। अब उसके बाद इट इफेक्ट्स द पीपल। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास सीलिक डिजीज इज अ जेनेटिक डिजीज, इट विल बी डिस्कवर्ड बाय अ ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट किस लिहाज से आएगा और ब्लड टेस्ट कहाँ से कलेक्शन होगी, उसके बारे में हमने एंड पे इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर भी बता दिया है। अब मेन चीज की तरफ आते हैं। अब डिस्कशंस आ गई हमारी। अब इन डिस्कशंस में हमने क्या किया वह हमने अपने ऑथर्स के बारे में, उनके रिजल्ट्स को क्या किया वह एक्सप्लेन किया हुआ कि इस ऑथर का ये रिजल्ट था, उसके इतने परसेंट स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी उनका एंड रिजल्ट आया। तो सेम यही चीज हमारे लिटरेचर रिव्यू में हमारे पास आती है कि हमने प्रीवियस ऑथर्स के रिजल्ट्स को बताया होता है। अब लिटरेचर रिव्यू या बैकग्राउंड जो रिसर्च पेपर में आता है, इसमें एक चीज और हम लेके चलते हैं कि अगर किसी बंदे ने इस चीज के ऊपर काम किया हुआ 90s में, तो हम उस 90s को नहीं लेके आएंगे। हमने पहली वीडियो में भी बताया था, आपने कोशिश यही करनी है लास्ट 5 years के ऑथर्स के पेपर्स को यहाँ पे लेके आने की। और मिनिमम जो है वो आपके कितने होने चाहिए, 20 पेपर आपके लिटरेचर रिव्यू में लिखे हुए होने चाहिए, ताकि आपका पेपर जो है वो हाईली इम्पैक्टफुल बन जाए। मिनिमम 20 की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 25-30 वो आप पे डिपेंड करता है। अभी ये पेपर मेरा हाफ है और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 12 पेजेस जो है वो लिखे हुए हैं। किस चीज पे कि पढ़ते जाओ, लिखते जाओ और आप अपने टीचर को चेक करवाते जाओ, तो आपका टीचर आपको हमेशा सही गाइडलाइन देता है। तो अब यहाँ पे देखें कि 5 लाइनों से ज्यादा का ही एक पैराग्राफ है, और यहाँ पे मैंने उनके रिजल्ट्स के बारे में भी बताया हुआ है और सारा कुछ बताया हुआ है कि अब जैसे जैसे उनके रिजल्ट्स आते जा रहे हैं वो स्टोर कैसे होते जा रहे हैं, उस चीज को हम आगे की तरफ मूव ऑन कैसे लेके जा रहे हैं। अब हर ऑथर के बारे में, द फर्स्ट ऑथर प्रपोज द फोक बेस्ड सर्वेलेंस, फिर उसके बाद हमने बताया कि जी अगले ऑथर के बारे में अकॉर्डिंग टू देम फोक हेल्थ बेस्ड केयर इन्वायरमेंट और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से आ गया। फिर उसके बाद अगला आ गया कि अगले ने क्या कहा कि फोक कंप्यूटिंग के साथ ही जो हेल्थ केयर का हमारा सिस्टम है, जिसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में बताया था, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था इस पेपर में, स्टोरेज को किस पे कन्वर्ट करना है, क्लाउड पे कन्वर्ट करना है, और स्टोरेज हमने डिस्कार्ड नहीं करनी। जितना ज्यादा ओल्ड रिकॉर्ड हमारे पास आएगा, हम उतने अच्छे तरीके से डिटेक्शन के बारे में उसको देख सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, आप एक रेगुलर फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास आपकी हिस्ट्री फाइल होती है कि आपको जुकाम हुआ था, इस दिन हुआ था, ये दवाई दी थी, जुकाम इतने दिन में ठीक हुआ था, फिर ये हुआ आपको, तो सारा एक चार्ट बनता जाता है। सेम लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग के इस पेपर में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो डिटेक्शन जिनकी होती जा रही है, जैसे जैसे डिटेक्शन के रिजल्ट्स भी हमें पता चलते जाएंगे, ताकि जब एक पर्सन एक नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास आ जाता है, उसके बाद उसके रिजल्ट्स खराब होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसके रिजल्ट्स खराब कहाँ से हुए थे। तो इस तरह की चीजें हम अपने लिटरेचर रिव्यू में सारी की सारी साइट वर्क कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने पेपर साइट किए हुए थे, तो ये ऑलमोस्ट मेरे 17 to 18 थे। अभी भी इसके ऊपर मजीद काम चल रहा है। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है, डॉक्टर से मुराद मेरे टीचर ने मुझे कहा है, जो कि पेपर में हमारी हेल्प कर रहे हैं, कि आप इसको मजीद इम्प्रूव करें। तो ये यहाँ तक जो है हमारा लिटरेचर रिव्यू हो गया। तो जब जब तक आप लिटरेचर रिव्यू तक आप काम कर लेते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट 40% पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ होता है। तो आज मैं आपसे यहाँ से ही अल्लाफिज लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्योर सिमुलेशन बेस है। तो होपफुली मैं अपने साथ अपने कुलीग को भी इनवाइट करूंगा, जो कि आपको सिमुलेशन के हवाले से कुछ टूल्स के बारे में भी बताएंगे और एक आधी सिमुलेशन आपको करके भी बताएंगे, और वही सिमुलेशन मैं इंशाल्लाह होपफुली किसी पेपर के अंदर साइड भी कर दूँ। तो आई होप कि अगर आप लोगों को इन चीज़ों से रिलेटेड कोई और सवाल हो, तो डू कमेंट हमारी वीडियो में, हम आप उन क्यूरीज को लेके रिजोल्व कर देंगे आपके सारे के सारे मसाइल।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी कि जो आपके मेंटर्स होते हैं, जी जब भी आप लोग आर्टिकल्स लिख रहे होंगे, तो जो भी आपके मेंटर्स होते हैं वो बहुत टफ चेकिंग करते हैं। जैसे कि उमर भाई ने वीडियो में बताया कि वो बहुत टफ चेकिंग होती है। बताया बहुत प्यार से ही जाता है, लेकिन चेकिंग टफ होती है। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना कि मेरा आर्टिकल है, अगर लेट्स से कि उसमें फ्लैग बहुत ज़्यादा आ रहा है या मैं सही तरीके से लिख नहीं सक रहा। आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने काम से रिलेटेड, क्योंकि जितनी टफ चेकिंग होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका आर्टिकल कॉन्फ्रेंस में या किसी जर्नल में पब्लिश हो सके। अगर मतलब कि बस काम गुजारे लायक ही किया होगा, तो आपके मेंटोर्स फिर इंटरेस्ट भी नहीं लेते। और अगर इंटरेस्ट ले भी लें तो फिर वो आपके लिए बुरी चीज़ होती है कि वो आर्टिकल लिखा तो जाता है, और अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो माइट भी आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि आपका रिसर्च वर्क जीरो हो जाता है। तो जैसे कि उमर भाई ने कहा है कि आप लोगों ने फोकस रखना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने काम से रिलेटेड। प्लस जो एब्स्ट्रैक्ट आपका होता है, जो रिजल्ट्स जैसे उमर भाई बता रहे थे, उसके रिजल्ट्स अपडेट होते रहते हैं। हो सकता है आपने फर्स्ट सिमुलेशन की है तो आपने 84% लिखा है, जब आप आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे हो सकता है वो रिजल्ट आपने कोई डिफरेंट एल्गोरिदम लगाया, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसका रिजल्ट अगर 94 आ गया तो आप एब्स्ट्रैक्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सिमुलेशन बेस्ड वीडियो के अंदर अब डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स टू उमर भाई ने आज हमें काफ़ी अच्छा समझा दिया कि आर्टिकल्स लिटरेचर भी तक कैसे लिखना है। मैं तो यहाँ पे उमर एक भाई। और चीज अगर दिखाने की बात है तो मैं अभी अपने एंड रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ कि हमारी वैल्यूएशन कैसे होती है, ताकि अगर कोई किसी को हो के सिर्फ बातें हैं तो फिर पता चल जाए। टर्निटिन बिल्कुल बिल्कुल सही। ओवर द वर्ल्ड यूटिलाइज होने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड कर देता है, नहीं तो आपके जो मेंटर होते हैं वो आपको लाजमी उसका आईडी एक बना देते हैं कि आप वहाँ पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा के अपना चेक कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे मेरे सुपरवाइजर जो कि इस सेमेस्टर में हमें सुपरवाइज कर रहे हैं पेपर लिखने में, स्प्रिंग 2021 का हमारा सेशन है। तो स्टार्ट से लेके टिल नाउ जितना काम मैंने कर दी है, ठीक है मुगीज भाई, ये देखें मैं स्टार्ट कहाँ से हुआ था। मैं स्टार्ट 23% पे 23%। हुआ था, तो लास्ट रिजल्ट देखें मेरा 14 है। 14%, तो बिल्कुल। डिसहार्ट नहीं होना। कितने वीक की मेहनत है, 1 2 3 4 4 to 5 वीक्स की मेहनत है। एक बार आप लिखना शुरू कर देते हैं तो आपको खुद ही इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ इस 23% में के रिपोर्ट में हमें पता कैसे चलता है। तो कॉपी पेस्ट या फिर अगर हमने कोई चीज प्रॉपरली साइट नहीं की तो वो हमें सिर्फ उसी के बारे में बताता है कि आपने इस पेपर से ये हवाला लिया है, लेकिन आपने उसको प्रॉपरली साइट नहीं किया। तो ये 23 में सही। देखें कि अब 5% मैंने इस पेपर से डाटा अपना कलेक्ट किया था। तो अब जब मैंने इस 5% को कम किया, अब देखें ये अभी जो चीज हाईलाइट हो रही है, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने कितने परसेंट मैंने कितने कितने पेपर से ये चीज ली है। लेकिन कुछ सही। पैराग्राफ ऐसे भी हैं, अब ये देखें कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बहुत से पैराग्राफ ऐसे भी हैं जो मैंने लिखे हैं लेकिन उनमें सिंगल परसेंट भी क्या नहीं आ रहा, फ्लैग नहीं आ रहा। क्यों? खुद के लिखे हुए। तो आप जब एक चीज खुद लिखते हैं तो आपको पता लग जाता है। अब आप कहते हैं कि मैंने कई कई चीजें खुद से लिखी हैं लेकिन वो सेम एज इट इज आ गई हैं, तो उस पर डिसहार्ट भी नहीं होते, क्योंकि एचईसी के रूल के मुताबिक 17% अलाउ होता है। वो इसी वजह से होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैच कर जाते हैं। तो अब ये देखें, एक एक वर्ड भी मेरा जो है वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। तो ये तो स्टार्टिंग रिपोर्ट थी। अब मैं लास्ट रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि स्टार्टिंग में सिंगल सोर्स मेरा 5% था, तो अभी हम देखते हैं कि हमने उसको ओवरकम कितना किया। अभी भी मेरे सुपरवाइजर ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, अभी हमने रिसर्च प्रपोज मेथोडोलॉजी भी ऐड करनी है, तो आपने उस चीज़ को भी कम करना है, तो मजीद कम करें। उनका कहना बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जो लास्ट टाइम 5 पे था वो 4 पे आ गया, जो 5 पे था वो 2 पे, फिर 1 पे और लेस देन 1 पे वो आ गया। तो चीज़ यही है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। और ना सिर्फ ये कि हमारे सुपरवाइजर हमें ईटीएस एक न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी मैंने इस पे कोई भी काम नहीं किया, ये भी सेम लाइक ग्रामरली काम कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि हमारी ग्रामर की मिस्टेक कितनी है, हमने कौन कौन सी गलती कहाँ कहाँ पे की हुई है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके
मेंटर पे, लेकिन मेंटर के ऊपर भी डिपेंड करने से पहले ये चीज डिपेंड करती है आप पे कि आप कितना इस चीज को सीरियस लेते हो। अगर आप इस चीज को सीरियस लेके चलते हैं तो ये आपके एंड रिजल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि हाईली अचीवेबल भी है और आप उस पर ज़्यादा अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे।